हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोगों को एक पेपर लेकर आ गया हूँ वायरल, वो भी आप लोगों का विज्ञान का। ठीक है, एक आप लोगों का वायरल पेपर है। यही पेपर आप लोगों के ज्यादातर स्कूल में यही पेपर आप लोगों के आ रहा है, इसलिए मैं इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आप भी अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो विज्ञान का पेपर, तो ये पेपर जरूर एक बार सॉल्व करके जाना, क्योंकि ज्यादातर स्कूल में मैंने पाया है यही पेपर। बहुत सारे बच्चों ने ये पेपर का पीडीएफ भी भेजा कि सर हम लोगों के स्कूल में यही पेपर आया है, बहुत सारे स्कूल में आने वाला भी है। तो मुझे ज्यादातर चांस लग रहा है, 85% चांस है इस पेपर का आने का। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ। देखो, इसका पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ इस पेपर का, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और ये पेपर जो है मेरे प्यारे बच्चों, 70 नंबर का यह पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट का यह पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट में पूरे पेपर को सॉल्व करना है आप लोगों को। यहाँ सामान्य निर्देश दिया गया है, जो कि आप लोग पढ़ लेना। पेपर जहां से स्टार्ट होता है मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। ये पेपर बहुत काफी वायरल पेपर है, मतलब ज्यादातर 85% स्कूल में पेपर पूछा गया है, क्योंकि अधिकतर लोगों को मैंने देखा ना, तो यही पेपर आ रहा था। देखो, खंड अ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। खंड अ दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें सबसे पहले आएगा उपखंड क। ठीक है, उपखंड क में सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। देखो, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले 20 नंबर का रहेगा। जैसा कि देख पा रहे हो, पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न यह है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मतलब वस्तु को कहाँ पे रखें कि उसका प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में आभासी बने, सीधा बने और बिंब से क्या बने, बड़ा बने। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमें रखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी पे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। जब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को हम लोग रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखा जाए। दूसरा प्रश्न दिया था इसमें कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अगर आपकी आंखें स्वस्थ, मतलब बिल्कुल स्वस्थ है, तो न्यूनतम दूरी, कम से कम न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए आप लोगों का। ए वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, दूसरे का ए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और तीसरा प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो हो जाएगा बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा जो है मुड़ता है बैगनी रंग। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो दर्पण दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो आर जो होगा वो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि दिया है। और एफ बराबर पूछा था, एफ बराबर क्या होता है, आर बटे के 2। आर क्या है, -20। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस में होता है। अब बटे में 2 काटोगे तो क्या आ जाएगा, -10। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। देखो, 5 ओम प्रतिरोध का एक तार का टुकड़ा है, उसको अगर हम 5 बराबर टुकड़ों में काट के उसका अगर प्रतिरोध देखा जाए तो कितना होगा, तो 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन यह है कि किसी तार की लंबाई, उसकी प्रारंभिक लंबाई की अगर हम 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो कोई तार की लंबाई है, उसकी अगर प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना अगर कर दें तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी कितना हो जाएगा, 3 गुना ही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। 7वां है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। ओम का नियम जो दिए थे, विभवांतर और धारा के बीच कैसा ग्राफ बनता है, तो एक सरल रेखा का ग्राफ बनता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से उपखंड ख आएगा और इसमें केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। जैसे 8वां प्रश्न बोला है कि एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी जो मेरे प्यारे बच्चों है वो उपधातु होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 9 प्रश्न देखो, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां। और प्रश्न नंबर 10वां यह है
कि निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब भी पूछे तो उसका रेशियो 1:2 का होता है, ठीक है। तो 1:2 कौन सा बना रहा है, बी वाला ऑप्शन देखो C2H4 होगा, क्योंकि अगर रेशियो देखा जाए तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 होगा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है आप लोगों का सिंगल बॉन्ड CHO, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, अगर एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम देखा जाए तो होता है एथनोइक अम्ल होता है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13वां, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र अगर MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र होता है MO, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएगा उपगण उपखंड क्या ग, तो उपखंड ग में जो मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे, बायो के प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 14 से स्टार्ट होगा। वृक्कों का कार्य होता है, वृक्को मतलब होता है किडनी, किडनी का कार्य होता है उत्सर्जन का, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 15वां प्रश्न कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, कि बायोफिल्म में, कि इन सभी में, तो बायोफिल्म में, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम देखें 16वां प्रश्न कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं, तो आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, कहाँ दिख रहे हैं, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। 17वां है कि दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो दो डीएनए तंतु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न क्या है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होता है, ए वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और 19वां प्रश्न है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा, मतलब किस पौधे पे मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था, उद्यान मटर पे, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है 20वां कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, वह आप लोगों का शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारों जो खंड ब आता है, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर के। इसमें सबसे पहले उपखंड क आएगा, ठीक है। चलो उपखंड क में फिजिक्स के क्वेश्चन आएगा, उसे देखते हैं। देखो फिजिक्स का 4 नंबर का पहला प्रश्न आ गया, ये 4 नंबर का था कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, स्थिति मतलब वी बताइए, प्रकृति बताइए, ठीक है। दो चीज पूछा है, प्रकृति जो कि हम लोग एम से ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है, और स्थिति मतलब भी पूछा है। बहुत सिंपल है, कैसे इसको हल करेंगे देखो, मैं एक हल करके दिखाता हूँ। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, मतलब कि यहाँ पे u का वैल्यू दिया है, u बराबर 15 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा, उत्तल दर्पण भी रहता तो माइनस में रहता, क्योंकि u का वैल्यू दोनों में माइनस में होता है। इसके बाद फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, ये भी आपका माइनस में ही रहेगा, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए बोला है कि स्थिति ज्ञात कीजिए v का वैल्यू, तो यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा लीजिए, यहाँ पे हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा दर्पण सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। लगाओगे तो 1/f का वैल्यू कितना है, -30 बराबर 1/v का वैल्यू कितना है, हमें ज्ञात करना है, -1/u का वैल्यू -15 है। जब इसे हल करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 1/-30 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/, कितना हो जाएगा 15। अब देखो ये हो जाएगा -1/v, इधर आए +1/v, इधर अगर इसको भेज दें तो -1/, क्या हो जाएगा v बराबर, इधर बच गया 1/15, यह है -1/30, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1/30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/v बराबर, इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी के 30 और 30 से कम 30, तो 1/u बराबर 2 3/, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। तो एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखिए, मतलब u का वैल्यू दिया है, u बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन u किस में होगा, माइनस, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, दोनों केस में माइनस में ही होता है। फोकस दूरी f बराबर दिया है हमको 30 सेंटीमीटर, तो
तो अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी भी किस में होगा, माइनस में होगा। स्थिति पूछा है मतलब v का वैल्यू पूछा हुआ है हमसे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र लगाएंगे। कौन सा दर्पण सूत्र, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा दर्पण सूत्र, और सूत्र को आप जरूर लिखिएगा। सूत्र क्या होता है दर्पण सूत्र, कि 1/के एफ बराबर 1/के वी और प्लस 1 के क्या होता है, यू होता है। ये होता है आपका दर्पण सूत्र। आप बस वैल्यू रख दीजिए। 1/एफ का वैल्यू कितना है, -30 बराबर 1/यू का वैल्यू हमको तो ज्ञात करना है, और प्लस 1/यू का वैल्यू, यू का वैल्यू कितना दिया, -15। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1/-30 बराबर 1/के वी, माइनस का गुणा जब इस प्लस में होगा तो -1/, कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, बराबर में ये हो जाएगा आप लोगों का 1/के क्या है, v, प्लस में है, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -1/के v बराबर, ये आपका -1/30 है, उधर आएगा तो +1/के क्या हो जाएगा, 30, फिर -1/, क्या हो जाएगा इधर 15। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा -1/के क्या हो जाएगा, v बराबर, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम लोगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 से कम 30, एक बच गया, माइनस 15 दूनी के 30, 2 आ गया। जब इसे हल करोगे तो हो जाएगा -1/के v बराबर, एक में से -2 जाएगा तो -1 बचेगा, और बटे में कितना, 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ v का वैल्यू ज्ञात करना, तो v को ऊपर करोगे तो v आ जाएगा, इधर 30 को ऊपर करोगे तो 30 से कम 30 आ जाएगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। हालांकि यह प्लस में है, किस में है, प्लस में है। तो यह जो है, और देखिए यह आपका 15 सेंटीमीटर था और यह 30 सेंटीमीटर, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा प्लस में तो, और सीधा बनेगा। प्लस में तो क्या बनेगा, सीधा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। बस इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। ये प्रश्न 4 नंबर के है। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है, चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए उत्तर में लिखिए यहाँ पे, उत्तर दूसरा, बायो सेवर्ट का नियम कह रहा है कि बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया, और इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो पहला ये करता है कि चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो इसके बाद दूसरा है कि चालक खंड में प्रवाहित धारा जो आई होता है अनुक्रमानुपाती होता है। देखो बी जो है वो अनुक्रमानुपाती हो गया डेल्टा एल के। इसके बाद कह रहा है कि चालक खंड से बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो बी जो है वो आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, बस इसके बाद चौथा एक लिख दोगे कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण की ज्या अनुक्रमानुपाती होता है। देखो बी जो है वो अनुक्रमानुपाती हुआ साइन थीटा के। बस यही 4 बातें पे निर्भर करती है। ठीक है, यही 4 बात बस लिख कर और ये वाला चित्र बना लेना, बस आप लोगों को पूरे के पूरे 4 नंबर दिए जाएंगे। बस हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोगों का तीसरा, क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा क्या है कि दिख रहा है ना आप लोगों को, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। देखो कैसे आएगा, तो ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है कि 20 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर का वैल्यू कितना दिया है, 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, आई बराबर 5 एम्पियर दिया हुआ है। इसके बाद टी समय दिया है 30 सेकेंड। पूछा क्या है कि ऊष्मा बताइए एच, तो एच बराबर फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, यह फार्मूला होता है। तो यहाँ एच बराबर आई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर दो, इंटू आर का वैल्यू कितना है 20,
और टी की वैल्यू कितना 30। तो 5 को वर्क करोगे तो 25 गुणे 20 गुणे कितना हो जाएगा 30। तो 25 दूना के 50, 500 हो जाएगा और गुणे 30। तो 5 15 2010 15,000 उष्मा परिकलित होगी। कितना 15,000 उष्मा परिकलित होगी। क्लियर हो गया। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे देखो चौथा प्रश्न क्या दिया था। चौथा प्रश्न दिया था कि तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 परस्पर किस क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में अगर जुड़ा हो तो इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यह प्रश्न कितने नंबर का है, 6 नंबर का। अगर यह प्रश्न नहीं आ रहा है तो अथवा करके ये वाला लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगाने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखो दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। दोनों में से कोई मेरे प्यारे बच्चों एक ही आप लोगों को करना है। चलो मैं पहला वाला का आंसर बता देता हूं कि अगर तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में अगर जुड़े हों तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसका आंसर लिखो यहाँ पे। तो उसका आंसर लिखोगे, देखो उसका आंसर लिखोगे, उत्तर में पहले हेडिंग डालोगे प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। देखो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु x से जोड़ देते हैं। देखो पहले सिरे को x से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बिंदु y से जोड़ देते हैं। देखो 1 2 3 प्रतिरोध है, इसको अब मिलाकर हमने y से जोड़ दिया। यदि 3 से अधिक प्रतिरोध हैं तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ते हैं। अगर और भी आगे आएगा तो इसी तरह हम लोग x से जोड़ेंगे फिर y से जोड़ेंगे, इसी तरह जोड़ते चलेंगे। कह रहा है कि यदि 3 से अधिक प्रतिरोध है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं, तब प्रतिरोध के इस संयोजन को हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अगर इस क्रम में जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3, ये बिंदु x से जुड़ा हुआ है, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट y से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन चित्र जरूर बनाना है आप लोगों को। इसके बाद नीचे से लिखना है कि माना 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3, R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इन प्रतिरोधों पर विभवांतर समान मात्रा में होगी। अगर समांतर क्रम में जुड़ा है 3 प्रतिरोध तो इसमें विभवांतर सब में समान रूप से काम करेगा, जबकि इन पर विद्युत धारा जो होगा I1 I2 I3 होगा, लेकिन विद्युत धारा तीनों प्रतिरोधों में अलग होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा I1, इसमें क्या हो जाएगा I2, इसमें क्या हो जाएगा I3, तीनों में अलग अलग विद्युत धारा बहेगा। इसलिए अगर पहला में मैं विद्युत धारा का सूत्र लगाऊं तो I1 बराबर V अपान के R1 हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार। दूसरा में लगाऊंगा तो I2 बराबर V अपान के R2 हो जाएगा। तीसरा में लगाऊं तो I3 बराबर V अपान के R3 हो जाएगा। तीनों में हमने ओम का नियम लगाया, तीनों का सूत्र अलग अलग निकला। इसके बाद लिखोगे कि माना x और y बिंदुओं के बीच कुल धारा टोटल I है। अगर मैं यहाँ x से लेकर y तक टोटल अगर धारा की बात करूं, तीनों में तो अलग अलग धारा है, लेकिन मैं टोटल धारा की बात करूं तो वह I है। तो जो I होगा वो तीनों के योग के बराबर होगा। तो I1 I2 I3 के योग के बराबर हो गया। तो वही लिखा है कि मान रखने पर, मान उसी में रख दो। तो मान रखोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपान के R1 प्लस V अपान के R2 प्लस V अपान के R3। समीकरण पहला ही प्राप्त हो जाएगा। फिर माना x और y बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, अगर टोटल प्रतिरोध R मान लेते हो तो I बराबर V अपान के R2, ये समीकरण दूसरा प्राप्त हो गया ओम के नियम से। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करोगे तो क्या होगा, यहाँ I है ना, I बराबर यहाँ V अपान के R है, तो यहाँ I की जगह V अपान के R रख दो। तो देखो V अपान के R रख दिया, फिर यह हो जाएगा V अपान के R1, V अपान के R2, V अपान के R3, तीनों का एक फल। बस ये V अपान के R ऐसे ही रहेगा। इसमें देखो V है तो V कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे एक बचेगा, तो 1 अपान के R1 प्लस 1 अपान के R2 प्लस 1 अपान के R3। फिर देखो V से V कैंसिल, यह V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान के R बचेगा। इधर आपका 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। बस ये सूत्र स्थापित हो गया। बस इसी तरह जो सूत्र होता है स्थापित किया जाता है। बस इसका हल हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला देखो उपखंड आ गया, उपखंड ख आ गया। उपखंड ख में 5वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 प्रश्न दिए हैं, इनमें हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। चलो एक एक करके मैं सॉल्व कर देता हूं। जैसे पहला है यहाँ पे कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सूत्र क्या होता है Mg, तो हमने Mg लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड ये होता है HCl,
इसके बाद मिलकर बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे हम MgCl2 कहते हैं, तो MgCl2 लिख देंगे। और प्लस हाइड्रोजन बनाता है, मतलब H2 बनाता है। बस इसे संतुलित करेंगे तो संतुलित, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। क्लोरीन 2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1 हो गया पहला। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो है वो है मेरे प्यारे बच्चों कि मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है कि मरकरी ऑक्साइड को अगर मैं ऊष्मा दूं, गर्म करूं, तो वो मरकरी में टूटता है। ठीक है, और किस में टूटेगा, तो मरकरी में टूटता है और साथ ही साथ इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, O2 निकलेगा। तो इसको कैसे निकलेंगे, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी का सूत्र क्या होता है, Hg। क्या होता है, Hg मरकरी, उसमें ऑक्साइड लगा है तो O लगा दो, तो मरकरी ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसे एरो लगा दो, क्योंकि ऊष्मा दिया जा रहा है ना, तो एरो लगाकर यहाँ पे ऊष्मा लिख दो, क्योंकि मरकरी ऑक्साइड को हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो मरकरी ऑक्साइड को गर्म कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक तो मरकरी, मरकरी मतलब Hg मिल रहा है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन मिल रहा है O2। इसको संतुलित कर दो, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है तो इसके आगे 2 लगा दो, लेकिन मरकरी यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ मरकरी 1 है तो इसके आगे 2 लगा दो, ये भी संतुलित हो गया। इसके बाद सी वाला है मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला है यहाँ पे, सी वाला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार लिखा है उसका पूरा वैल्यू हम लोग लिखते जाएंगे। जैसे में देखो, अब समझो, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, तो यहाँ पे H2SO4 लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद प्लस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, तो आपस में मिलकर बना रहे हैं जलीय सोडियम सल्फेट, मतलब सोडियम सल्फेट। सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na2, सल्फेट का SO4, सोडियम सल्फेट बना रहा है, और प्लस क्या बना रहा है, जल बना रहा है, तो H2O बना रहा है। इसको अगर हम लोग संतुलित करें तो यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1, तो इसके आगे सिर्फ आप 2 लगा दो। ठीक है, और 2 लगाने से हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दो, 2 लगा दो। ठीक है, ये पूरा आपका संतुलित हो गया, ये 2H2O हो गया। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डी वाला। ठीक है, देखो डी वाला क्या दिया हुआ है, डी वाला दिया है यहाँ पे कि आयरन प्लस कापर सल्फेट मिलकर, इधर तो कापर बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का देखो, आयरन, आयरन क्या होता है, Fe लोहा होता है, और कापर सल्फेट का मतलब क्या होता है, CuSO4 होता है। तो कापर तो इधर आ गया, और Fe और इधर SO4, मतलब कि आयरन सल्फेट इधर बनाएगा, ये वाला खाली स्थान पे, खाली स्थान में हो जाएगा FeSO4 हो जाएगा। तो इसको मैं अरेंज करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम लिखेंगे Fe प्लस कापर सल्फेट CuSO4 मिलके क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट या FeSO4 बना रहा है, और साथ ही साथ Cu बना रहा है, क्या बना रहा है, कापर बना रहा है। ठीक है, संतुलित की बात करें तो ऑलरेडी ही संतुलित, तो कोई संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी लोहा 1 है, इसमें भी लोहा 1 है, SO4 इसमें भी, SO4 इसमें भी, कापर यहाँ पे भी, कापर यहाँ पे भी, संतुलित हमने कर दिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग विरंजक चूड़ बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम बताओ और सूत्र लिखो। क्या होता है जब इसे हवा में खुला छोड़ा जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग भी लिखना है। और ये प्रश्न कितने नंबर के लिए है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या होता है पूरा डिटेल में। ये प्रश्न 4 नंबर के लिए देखो, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। जबकि विरंजक चूड़ को जब हम वायु में उद्रापित किया जाता है तो वह अपने गुणों में विकृति पाता है। वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इससे क्रिया करता है, जिस कारण वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। और विरंजक चूड़ के गुण नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि पहला है कि यह विरंजक काटन, टेक्सटाइल उद्योग, लिनन और लॉन्ड्री के विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उपयोग पूछा था ना कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उपयोग भी हमने यहाँ पे क्या किया, अच्छे से लिख दिया। चलो ये भी प्रश्न हो गया। इसके बाद देखो 7वां, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। ठीक है,
कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक उदाहरण सहित समझाइए। तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, 6 नंबर मिलेगा। तो चलो मैं पहला का आंसर बता देता हूँ, अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, और एक विधि भी बताना है हमको। तो चलो देखो, इसका मैं उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ बहुत आसान तरीके से, नोट कर लो। 7वां का उत्तर, अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियां। आप हेडिंग बनाओगे, लिखोगे, अयस्क या खनिज पृथ्वी से निकाले जाते हैं जिनके साथ अनेक प्रकार के व्यर्थ जो है पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। निष्कर्षण की प्रक्रिया से पहले उन्हें हटाना आवश्यक होता है। इस प्रकार गैंग का साथ हटाने से अयस्क में धातु की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रण कहते हैं। एक विधि पूछा था, तो फेन फ्लावन विधि, फेन प्लावन विधि या फेडिन डाल लो, कि इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को जल एवं किसी उपयुक्त तेल के साथ बड़े टैंक में मिलाया जाता है। खनिज कण पहले ही तेल से भीग जाते हैं, जबकि गैंग के कण पानी से भीग जाते हैं। अब इस मिश्रण में से बुलबुलों के रूप में वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे खनिज कण क्या होता है, युक्त तेल झांग या फैन बन जाते हैं, जो जल की सतह पर तैरने लगती है, जिन्हें बड़ी सरलता से जल के ऊपर निकाला जा सकता है। तांबा, सीसा और जिंक के सल्फाइड का सांद्रण करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। बस यहां तक नोट कर लो, हो गया। दोनों में से कोई एक ही करना था तो वही वाला कर लेना। इसके बाद उपखंड ग आता है, और उपखंड ग में 8वां प्रश्न 4 नंबर के लिए, कि अमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। अमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 प्रमुख कार्य लिखना है अमाशय का। तो चलो देखते हैं, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो, 8वां में लिखेंगे उत्तर में, कि अमाशय जो होता है उदर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थित एक मशक के समान रचना है, मशक के समान रचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जिसकी लंबाई लगभग कितना, 24 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। अमाशय का कार्य भोजन का वह संग्रह करता है, भोजन को पतला लेई जैसा बनाता है, और भोजन का पाचन करता है। उसमें लिख लेना कि अमाशय का मुख्य कार्य जो होता है भोजन का पाचन का है। अमाशय भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को सफाया करता है। अमाशय के पाचक रस में स्थित एंजाइम भोजन में स्थित प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, जिससे प्रोटीन का जो पाचन होता है आसान हो जाता है। और अमाशय का पाचक रस भोजन के कणों को अम्लीय बनाकर सड़ने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, लो 8वें का भी हो गया। इसके बाद 9 है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ये भी प्रश्न 4 नंबर के लिए है। तो आप हेडिंग डालोगे कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां। ये क्या बनाओगे, पहले हेडिंग बनाओगे, हेडिंग बनाने के बाद इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन करोगे। जैसे में 4 विधियां होती हैं, एक यांत्रिक जिसे हम लोग भौतिक अवरोध कहते हैं, दूसरा रासायनिक विधि, तीसरा शल्य चिकित्सा विधि, और चौथा अंतरागर्भाशय जिसे गर्भ निरोधक यंत्र या उसे हम लोग आईयूडी भी कहते हैं। 4 विधियां हैं। तो पहला हेडिंग बना लो, यांत्रिक भौतिक अवरोध। पहली हेडिंग इसमें लिखोगे कि नर योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए निरोध का उपयोग करते हैं। मादाएं डायफ्राम या ग्रीवा टोपी का प्रयोग शुक्राणुओं के गर्भाशय तथा अंडवाहिनी में प्रवेश को रोकने के लिए करती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा विधि है रासायनिक विधि, जिसे औरतें 2 प्रकार की गोलियां का उपयोग करती हैं। पहला मुख्य गोलियां, ये गोलियां हार्मोन से युक्त होती हैं जो अंडाशय से अंडोत्गर्भ को रोकती हैं, जैसे उधाड़माला, डी सहेली। ठीक है, दूसरा है योनि गोलियां, इन गोलियों में से रसायन होते हैं जो शुक्राणुओं को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ये तो जानते ही आप लोग। तीसरा है शल्य चिकित्सा विधि, जिसे वेक्सटॉमी, पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो उसमें देखो, पुरुष नसबंदी शुक्रवाहिकों के एक छोटे से छोटे भाग को शल्य चिकित्सा द्वारा अलग कर देना वेक्सटोटॉमी कहलाता है। शुक्रवाहिकें वे नलिकाएं होती हैं जो नरों में शुक्राणुओं को वृषण के माध्यम से मूत्रमार्ग तक लेकर जाती हैं। ठीक है, और उसमें लिखोगे दूसरा ट्यूबेक्सटाइम, महिला नसबंदी। वो तो पुरुष नसबंदी था ना, यह है महिला नसबंदी, कि डिम्बवाहिनी नलिकाओं के एक भाग को काटकर अलग कर देना।
2 वीक्स टाइम कहलाता है। और यह प्रक्रिया अंड डिंब को आगे डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय में जाने से क्या करती है, रोकती है। और लास्ट विधि यहाँ पे जैसा देख पाते हो, लास्ट विधि है अंतरा गर्भाशय गर्भ निरोधक जिसे कहते हैं। लिखोगे यंत्र उपकरण, यंत्र जो कापर आयनों के स्रोतों होते हैं, जो मादा महिलाओं के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जो निषेचित अंड या ब्लास्टुला को गर्भाशय में स्थापित होने से क्या करता है, रोकता है। ये भी प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखो, 10वां भी 4 नंबर के लिए प्रश्न है, 9वां भी 4 नंबर, 10वां भी 4 नंबर का, कि स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा इनके लाभ एवं हानियां लिखिए। ठीक है, स्वपरागण के लिए कि क्या उसके लाभ है, क्या उसके हानि है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 10वां का उत्तर कि स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल पुष्प के द्विलिंगी होना आवश्यक है। नर एवं मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। सबसे पहले लिखेंगे स्वपरागण के लाभ। तो स्वपरागण के निम्नलिखित लाभ हैं, कौन कौन से। तो पहला जो है, पुष्पों में स्वपरागण एक आसान तथा निश्चित घटित प्रक्रिया है, जिसके कारण पौधे का वंश चलता रहता है। ठीक है। दूसरा है कि इनको परागण की क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा है कि स्वपरागित पुष्पों का रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे पौधों की कम से कम ऊर्जा उपयोग होती है। और चौथा है कि स्वपरागण में परागण के लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है, जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते। पांचवा है कि स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले समयुग्मी संतति होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण यहीं रहते हैं। 5 हमने लाभ बता दिया, हानियां भी देख लेते हैं। स्वपरागण से हानियां लिखोगे, स्वपरागण से निम्नलिखित हानियां कौन कौन सी। पहला यह है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में समय के साथ रोगों के प्रति क्षमता क्या हो जाती है, कम होती है। इसके बाद तीसरा लिखोगे कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे जो होते हैं कमजोर होते हैं। फिर स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा छोटे होते हैं। और पांचवा कि ऐसे बीज जो होते हैं शीघ्र नहीं पकते हैं। और छठा है कि स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बस। इसके बाद 11वां है मेरे प्यारे बच्चों, 11वां है कि मुख से लेकर अमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइम के कार्यों का उल्लेख कीजिए। और ये प्रश्न 6 नंबर का है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके दिया है, यकृत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो मैं यह बता देता हूँ, यकृत के कार्यों का उल्लेख पॉइंट वाइज लिखोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। देखो मैं पॉइंट वाइज लिख के लेके आया हूँ, कम से कम 13 पॉइंट लिखा हूँ। ठीक है, उसमें से आप 10 पॉइंट भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। पहला है कि यकृत रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और साथ ही फ्राइजोनिन नामक प्रोटीन का भी ये क्या करता है, निर्माण करता है। दूसरा है कि यकृत हमारे शरीर के तापमान को भी क्या करता है, नियंत्रित रखता है। तीसरा है कि यकृत आरबीसी को नष्ट करने में हमारी मदद करता है। चौथा है यकृत रक्त शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पांचवा, इसके अलावा यकृत हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों को क्या कर देता है, बाहर करता है। यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का होता है। और सातवां है कि यकृत आमाशयिक रस के हम लोग को प्रभावहीन करने के लिए बनाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है, यकृत द्वारा निर्मित पीत रस वसा का पायसीकरण करता है। 9वां है कि यकृत शरीर के संचरण का एक रुधिर संचारित करता है। 10वां, यकृत शरीर का भंडार गृह कहलाता है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में उसको क्या कर लेता है, संग्रहित हो जाता है। 11वां, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। विषैले पदार्थ को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करता है। 13वां कि हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा इस पेपर का मैंने सॉल्यूशन बता दिया, पूरा इस पेपर का मैंने सॉल्यूशन बता दिया। पूरा नोट कर कर अच्छे से याद करके एक बार वीडियो को जाना, और इस पेपर जब आए तो उसमें पूरा का पूरा 70 में 70 करके आना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।